वेलकम बैक नाज़रीन, क्लिनिक ऑनलाइन में दोबारा खुश आमदीद। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी बीमारी की जो हमारी जो दिमाग से निकलती हुई रगें हैं, नर्व्स हैं, उनमें प्रॉब्लम आ जाती है। और ये उसी तरह है जैसे कि आपके घर में कोई इलेक्ट्रिक बोर्ड से पूरे घर में जो इलेक्ट्रिक वायरिंग हो रही है उस वायरिंग में प्रॉब्लम आ जाए तो क्या क्या हो सकता है, सारी बातें हम करेंगे। और इस तरह की बीमारियों को हम न्यूरोपैथी कहते हैं। इस हवाले से आज हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर ऑफ न्यूरोलॉजी प्रोफेसर डॉक्टर साद शफकत साहब। डॉक्टर साहब, ब्रेक पे जाने से पहले आपने न्यूरोपैथी की अलामत में एक अलामत बताई कि फालिज हो सकता है। तो फालिज जो कि ऐसा फालिज जो कि दिमाग की वजह से हो रहा होता है, उसमें और इसमें क्या फ़र्क होता है? इसमें फ़र्क ये है डॉक्टर शहजाद कि जो फालिज ब्रेन से होता है, जिसको अंग्रेज़ी इस्तिलाह में हम लोग स्ट्रोक कहते हैं, वो तो इसलिए है कि ब्रेन का कोई हिस्सा जो है जो कि बॉडी के पार्ट्स को कंट्रोल करता है उसमें डैमेज आ गया है। लेकिन अगर ब्रेन और बॉडी के पार्ट्स के बीच में जो कनेक्शन है, जो वायर्स हैं, उनमें ताल्लुक़ मुनक़ता हो जाए तो उससे भी फिर जो एंड रिज़ल्ट है वो यही है कि बॉडी का वो वाला हिस्सा मूव नहीं करेगा। ओके। तो बॉडी के हिस्सों की मूवमेंट जो है उसमें जो कमज़ोरी आती है वो दोनों वजह से आ सकती है। तारों की कमज़ोरी से भी आ सकती है, स्पाइनल कॉर्ड की वजह से भी, और ब्रेन की कमज़ोरी से भी आ सकती है। अच्छा, और क्या क्या अलामतें हो सकती हैं? तो एक तो ये है कि बॉडी के हिस्से कमज़ोर हो जाते हैं, और चूंकि नर्व्स जो है ना, ये ज़्यादातर अमूमन जो है ये पूरी बॉडी में एक ही लेवल पे इन पे असर होता है, तो इससे कमज़ोरी दोनों साइड पे होती है। जबकि फालिज जो ब्रेन से होता है, जिसको स्ट्रोक कहते हैं, उसमें कमज़ोरी यूजुअली बॉडी की एक साइड पे होती है। ओके। अच्छा, दूसरा एक तो ये का अलामत है कि कमज़ोरी आती है, और कमज़ोरी सबसे पहले पाँव और टांगों में होती है और फिर आहिस्ता आहिस्ता ऊपर। दूसरी अलामत यह है कि बॉडी में कुछ हिस्से ऐसे हैं जहाँ पे कि नर्व्स कुछ ज़्यादा एक्सपोज्ड हैं, जो कि प्रेशर पड़ जाता है नर्व्स पे। जैसे कभी आप बैठे हुए हैं तो हाथ सो जाता है या पाँव सो जाता है। ये फीलिंग इसीलिए आती है कि वो जो नर्व एक बॉडी की फीलिंग आपकी ब्रेन तक लेके जा रही है, वो नर्व कहीं दब रही है। तो ये प्रेशर पॉइंट जो हैं, इनमें से सबसे कॉमन प्रेशर पॉइंट जो है वो हमारी कलाई में है। ओके। और उसको अंग्रेजी इस्तिलाह में कार्पल टनल सिंड्रोम कहते हैं, क्योंकि कलाई के थ्रू एक नर्व होती है, मीडियन नर्व कहलाती है, वो कलाई की हड्डियों की वजह से दबना शुरू हो जाती है। ये भी एक न्यूरोपैथी होती है। इसमें सिर्फ जो अलामत होती है, इसमें सिर्फ हाथ में कमज़ोरी या कि हाथ में सनसनाहट होती है। अच्छा, अमूमन लोगों को जो आपने बात कही ना कि सो रहे हैं या कोई काम करते हुए हाथ या पाँव सुन्न हो जाता है, उसके बाद फिर लगता है कि वो जगह अपनी है ही नहीं। राइट, ठीक है ना। उस थोड़ी देर बाद अचानक उसमें कुछ सुइयाँ सी चुभती हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता आपकी सेंसेशन वापस आती है। क्या ये नॉर्मली जो लोगों को हो रहा था ये बीमारी है? अच्छा, ये बीमारी हरगिज़ नहीं है, ये तो एक नॉर्मल चीज़ है। नॉर्मल चीज़ यूँ है कि जैसे आपने कहा कि जी वो एक कमरे तक बिजली की तार जा रही है, अब उस तार को अगर आप दबाएंगे तो वो बिजली का फ्लो इंटरप्ट होगा और कमरे में बिजली नहीं आएगी। इसी तरह से आप हाथ की नर्व्स को अगर दबा दें, या टांग पे ऐसे बैठे हैं आप, अपने कूल्हे पे के नीचे से एक बड़ी नर्व निकलती है साइटिक, वो नर्व दब जाए तो फिर वो टांग में या हाथ में ये फीलिंग आ जाएगी कि आपकी सनसनाहट शुरू हो जाएगी। एंड दैट इज़ नॉर्मल। ये बिल्कुल नॉर्मल चीज़ है, ये बिल्कुल। अच्छा, इसमें एक और वजाहत ये है कि काफ़ी लोग समझते हैं कि ये जो फीलिंग नहीं आई और सेंसेशन वापस आ रही है, ये ब्लड फ्लो से रिलेटेड है। तो ये बहुत क्लियर करना ज़रूरी है कि इसका सर्कुलेशन से ताल्लुक़ नहीं है, ये नर्व, ये सरासर नर्व्स है। जो खून का दौरानिया है या सर्कुलेशन है, उसका काम बिल्कुल मुख्तलिफ है। उसका काम यह है कि हाथ के जो सेल्स हैं और टिश्यूज़ हैं, मसल्स हैं, उनको ज़िंदा रखे। लेकिन ये जो हिस्स जाती है हमारी ब्रेन तक, और जो हमारी ब्रेन की इंफॉर्मेशन हाथ तक जाती है या पाँव तक जाती है, वो नर्व्स के थ्रू जाती है। अच्छा, कुछ लोग होते हैं जिनका काम ऐसा होता है टाइपिंग करनी है, कंप्यूटर पे बैठे हुए हैं, ठीक है ना, तो उन लोगों को ये प्रॉब्लम अक्सर देखा है बहुत ज़्यादा हो जाती है, जो आपने कहा था कार्पल टनल सिंड्रोम। तो वो क्या करें, मतलब उसका क्या है? हाँ, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, उन लोगों में ज़्यादा होती है। कुछ लोग जिनका वज़न बढ़ जाए उनमें ज़्यादा होती है, क्योंकि चर्बी फंस जाती है कलाई में। कुछ मेडिकल बीमारी हैं जैसे थायराइड की कमज़ोरी में भी ये हो जाता है। इसके लिए, और फिर काफ़ी दफ़ा अगर हाथ का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करें, कुकिंग जो लोग करते हैं, या लैपटॉप जैसे आप कह रहे हैं, इसमें डिपेंड करता है कि इसकी शिद्दत कितनी है। अगर शिद्दत मामूली है तो फिर कुछ सिंपल से ग्लव्स होते हैं, या एक किस्म की जिसको हम कहते हैं ब्रेस होती है, जिससे कि जो कलाई का मूवमेंट है वो कुछ हद तक कंट्रोल हो जाता है। उससे नर्व की फ्लो में इंप्रूवमेंट आ जाती है। और फिर अगर शिद्दत ज़्यादा है तो फिर इसकी सर्जरी हो सकती है। सर्जरी करनी पड़ेगी, डीकम्प्रेस करेंगे उसे। बिल्कुल, कि वो जो कंप्रेशन हो रहा है मीडियन नर्व का। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। ये कलाई के ऊपर एक चीरा लगाया जाता है और उससे फिर प्रेशर हट जाता है। वो 2 टेस्ट होते थे, वो फ्लांटेस एंड टनल, वो इतने एक्यूरेट नहीं है। हम लोग तो अब ईएमजी करते हैं। एनीवेज, हुमा साहिबा कराची से और मज़ीद बातें करेंगे डॉक्टर साहब से भी। हुमा साहिबा की कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम हुमा साहिबा। अस्सलाम वालेकुम।
लाइन पे कोई मौजूद है? आई एम सॉरी जी, कॉल ड्रॉप हो गई, आप दोबारा कॉल कर लीजिएगा। डॉक्टर साहब ये बताइए और क्या क्या न्यूरोपैथिक GBS चलें, ये बताएं GBS क्या होता है? GBS जो है एक मखसूस किस्म की न्यूरोपैथी है। ये जो टेक्निकल नाम आप बता रहे थे, गियां बरे, ये दो फ्रेंच न्यूरोलॉजिस्ट। अच्छा, कुछ लोग गुलन बार कहते हैं, कुछ लोग गियां बारी, वो लिखा जाता है गुलन बार, लेकिन जो इसकी प्रोनाउंसिएशन है, जो कि ये फ्रेंच लोग थे, तो फ्रेंच में L इज साइलेंट, तो गियां बरे ये इसकी सही प्रोनाउंसिएशन है। दो गियां बरे, ये दो लोग थे? दो लोग थे। इन दोनों ने क्या किया था? इन दोनों ने ये किया था कि ये जो न्यूरोपैथी की कमज़ोरी की अलामत है, ये इन्होंने कुछ केसेस में डिस्क्राइब की थी, और फिर उसकी सिस्टमेटिक स्टडी करने के बाद लोगों ने रियलाइज़ किया कि ये मखसूस एक बीमारी है, और फिर इन्हीं के नाम से ये चीज़ मुंसलिक हो गई। ओके। तो ये बीमारी बहुत कॉमन नहीं है, लेकिन ये बीमारी काफ़ी परेशान कुन हो सकती है। इसमें दो पहलू हैं। एक तो ये है कि इससे माजूरी इतनी होती है कि इंसान बिल्कुल मफलूज भी हो सकता है, पूरी बॉडी काम करना छोड़ सकती है, और फिर इंसान इस हद तक कि सांस नहीं ले सकता इंसान खुद, तो फिर वेंटिलेटर पे जाना पड़ता है। ये इसकी शिद्दत इतनी हो सकती है। लेकिन इसमें एक पॉजिटिव पहलू भी है। पॉजिटिव पहलू ये है कि 90% केसेस में इसकी रिकवरी मुकम्मल होती है। अच्छा। हाँ, बस काम हमारा ये होता है कि जिस दौरान ये कमज़ोरी है और इंसान अपना ख्याल नहीं कर पा रहा, उस दौरान मरीज़ की बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट निगहदाश्त करनी पड़ती है, यानी कि क्रिटिकल केयर या ICU सेटिंग में। अब ये बताइए होती क्यों है, लेकिन इससे पहले हुमा साहिबा की दोबारा कॉल है, उनको शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम हुमा साहिबा। हुमा साहिबा, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। डॉक्टर शहजाद, मैं हुमा बात कर रही हूँ कराची से। आप कैसी हैं? ठीक हैं जी। मुझे तकरीबन 10-12 साल पहले नर्वस ब्रेकडाउन हुआ था। तो उसके बाद ये हुआ था कि मेरी जो टांगे थी, जब मैं चलती थी तकलीफ मुझे कोई नहीं थी, लेकिन घुटनों से मुड़ने लगती थी वो। ट्रीटमेंट वगैरह हुआ, सही हो गया। अब मुझे पिछले 2-3 साल से सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का प्रॉब्लम है, तो हाथ में भी प्रॉब्लम है। लेकिन जो एक मसला मेरे साथ मुस्तकिल है वो ये है कि जब मैं लेटती हूँ सोने के लिए, तो मेरी टांगें मुझे लगता है बिल्कुल बेजान हो गई हैं। ओके। और नींद अगर आ जाए और एकदम से अगर सोते से उठूं, तो बिल्कुल मुझे लगता है जैसे टांगों में तो जान ही नहीं है, मैं चल ही नहीं पाऊंगी। ठीक है। तो क्या इसका न्यूरोपैथी से कोई कनेक्शन है? डॉक्टर साहब कुछ पूछना चाहेंगे आप हुमा से? नहीं, नॉट रियली। ठीक है हुमा साहब, अभी आपकी उम्र क्या है? अभी 30 इयर्स। 30 इयर्स। आप मैरिड हैं, सिंगल हैं? जी जी, मैं मैरिड हूँ। मैरिड हैं, ठीक है। और पाँव कितनी दफ़ा आपको लगता है बेजान है? डेली लगता है? डेली लगता है कि आपको लगता है कि पाँव में जान नहीं है? सॉरी, मुझे आवाज़ बहुत हल्की आ रही है। आप कह रही हैं जब आप सोने लेटती हैं तो आपको लगता है आपके पाँव में जान नहीं है, वो डेली होता है? ये डेली होता है, और जब यानी ज़्यादा स्ट्रेस हो जाए, मुझे कोई टेंशन हो जाए, तब भी मेरी ये प्रॉब्लम बढ़ जाती है। अच्छा, और घुटनों से आप कह रही थी कि जो टांगे मुड़ जाती थी चलने में, वो अभी भी है या वो सही हो गया मामला? वो तो अल्लाह का शुक्र है, वो अब नहीं है, लेकिन ये है कि बिल्कुल लगता है जैसे ब्लड सर्कुलेशन ही नहीं है मेरी टांगों में। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, GBS के कॉजेज से पहले हुमा का ये नर्वस ब्रेकडाउन, ये क्या होता है? देखिए, नर्वस ब्रेकडाउन, अगेन जो टर्मिनोलॉजी ज़रा कंफ्यूजिंग है। नर्वस ब्रेकडाउन का नर्व से ऐसा ताल्लुक नहीं है। नर्वस ब्रेकडाउन जो है ये एक नफ्सियाती या साइकाइट्रिक कंडीशन है, जिसमें कि इंसान शदीद डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। इस हद तक डिप्रेशन का शिकार कि इसमें इंसान जो है वो एक तरह से अपना ख्याल नहीं कर पाता, और एक तरह से एक डमी बन के रह जाता है। बिल्कुल, वो आइसोलेट हो गया। वो उसको हमने एक लेमन टर्म यूज कर लिया। नर्वस ब्रेकडाउन इज नॉट अ मेडिकल टर्म। इट्स नॉट अ मेडिकल टर्म। ये एक हमारी सोशल टर्म है। इसका जो मेडिकल टर्म अगर है तो वो मैं कहूँगा साइकोटिक डिप्रेशन। डिप्रेशन इस हद तक कि इंसान की अपनी सोच गड़बड़ हो जाए, या सिवियर डिप्रेशन। सिवियर डिप्रेशन, ठीक है ना? इनको क्या लग रहा है कि इनको सिवियर डिप्रेशन हुआ था जिसको नर्वस ब्रेकडाउन कह रही है? इनका कोई नहीं, इनका भी जो केस है वो बिल्कुल नर्व्स से ताल्लुक़ नहीं है इसका। इनका केस डिप्रेशन रिलेटेड है। जो बता रही थी कि नर्वस ब्रेकडाउन हुआ था तो कोई इमोशनल ट्रॉमा या स्ट्रेस इनको लगा। अच्छा, मसला ये है कि ब्रेन जो है, ब्रेन से ज़्यादा माइंड बड़ी सेंसिटिव चीज़ है, और माइंड पे नफ्सियाती बोझ या स्ट्रेस आता है। माइंड और ब्रेन में क्या फ़र्क है? ब्रेन जो है ये तो गुदा है, और माइंड जो है हमारी नफ्सियात हैं, जो हमारी सोच और ख्यालात हैं। तो सोच और ख्यालात का जन्म तो ब्रेन के गुदे से होता है, लेकिन वो एक अलग चीज़ है, उसका वजूद एक मुख्तलिफ है। तो जो माइंड है, माइंड में अगर नफ्सियाती बोझ और स्ट्रेस आता है तो वो फिर फिज़िकल अलामत बन के निकलता है। ओके। और इसका भी टेक्निकल नाम है जिसको हम लोग कहते हैं साइकोसोमैटिक सिम्टम। साइकोसोमैटिक से मुराद साइको इज़ नफ्सियाती और सोमैटिक इज़ बॉडी। तो नफ्सियात जो है वो बॉडी की अलामत बन के निकलते हैं। तो इनका मुझे लग रहा है सिलसिला ये है कि जो टांगों की शिकायत बता रही हैं, अल्लाह का शुक्र है, आई एम क्वाइट श्योर कि यंग भी हैं, कि कोई नर्व्स इनकी हेल्दी हैं,
और ये लेकिन वो कहती है जब मैं सोती हूँ अभी तो वो टांगों में जान बिल्कुल लगता है ख़त्म हो गई। हाँ नहीं, आई थिंक ये दिस इज़ मोर साइकोलॉजिकल रिलेटेड, और आई एम श्योर कि अगर तसल्ली के लिए इनका इन्वेस्टिगेशंस हो जाएं तो आई एम श्योर नॉर्मल आएंगे। ओके, परेशानी की कोई बात नहीं, मुझे नहीं लगता कि लंबी परेशानी की कोई लंबी परेशानी नहीं है, अल्लाह का शुक्र है। पहली बात जो आपने अभी तक जितनी अलामतें बताई हैं, लेकिन हम डॉक्टरों के साथ एक बड़ा मसला है, हम डॉक्टर जो है ना बात सुन के तो कुछ चीज़ें समझ जाते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि कोई इंसान आके अपना मुआयना करा ले। तो अक्सर ये होता है कि जो बात आप बता रहे होते हैं मुआयने में कुछ और नई चीज़ें भी पता चल जाती हैं और कुछ भी नहीं पता चलता। तो बेस्ट ये कि अपने करीबी किसी फैमिली फिजिशियन के पास जाके एक दफ़ा अपना मुआयना ज़रूर करा लें। जितना आपने बताया उसके हिसाब से आपको कोई मेजर मसला भी नहीं है, अल्लाह का शुक्र है। डॉक्टर साहब, GBS, अच्छा तो गुइllain-बारी सिंड्रोम, हाँ, बिल्कुल क्या होता क्यों है? तो एक तो ये कि बहुत कॉमन नहीं है, लेकिन हम लोग देखते हैं आई वुड से कि जैसे हम लोग आखिर में हमारी प्रैक्टिस आई वुड से महीने में 2 महीने में एक केस आता है, तो साल के 8, 10, 12 केसेस हो जाते हैं। अच्छा, इसमें चूँकि इतनी शदीद पैरालिसिस हो जाती है कि इंसान सांस तक नहीं ले पाता, तो ये सीरियस कंडीशन है। वजह क्या है? वजह इसकी किसी को इन्फेक्शन है क्या? वजह इसकी किसी को नहीं पता, लेकिन ये देखा गया है कि काफ़ी केसेस में कोई इन्फेक्शन होता है, जैसे कि नज़ला हो, ज़ुकाम हो, या कि कुछ केसेस में डायरिया हो जाए, तो उसके कुछ दिनों बाद ये बीमारी आ जाती है। अच्छा, अब ये मैं वाज़े कर दूं कि इसका कनेक्शन जो है ना, ये बहुत ही कम चांसेस हैं कि ऐसा कनेक्शन हो। मतलब हर नस्ले वाले को GBS नज़ला बहुत कॉमन है, डायरिया बहुत कॉमन है, सैकड़ों नज़लों और सैकड़ों डायरिया के एपिसोड्स से शायद एक, बमुश्किल एक, शायद हज़ारों कह दीजिए। हाँ बिल्कुल, हज़ारों, हाँ हज़ारों, बल्कि मैं ये कहूँगा कि लाखों भी कह सकते हैं। हाँ, कि बहुत रेयर है, बहुत रेयर है चांस इसका होने का, लेकिन हो जाता है। ठीक है। अच्छा, होता क्यों है? तो फीलिंग आजकल ये है कि जो इन्फेक्शन जो भी आता है, नज़ला या डायरिया, उससे बदन जो है एक ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करता है, यानी कि क़ुव्वत दिफा उस इन्फेक्शन को फाइट करने के लिए। और वो इन्फेक्शन तो फाइट हो जाती है, लेकिन उस इन्फेक्शन को फाइट होने के साथ साथ जो बॉडी की नर्व्स हैं उन पर भी वो इम्यून रिस्पॉन्स अटैक कर देता है। यानी जिसको हमारी नर्व्स डैमेज हो रही हैं, जिसको कि मिलिट्री इस्तिलाह में हम कहते हैं ना फ्रेंडली फायर, कि हमारी अपनी फौज जो है उसने हमारे अपने इंटरेस्ट को। इसमें मज़ीद बातें करूँगा कि वो नर्व्स फिर दोबारा कैसे सही हो सकती हैं और क्या तरीक़ेकार हैं, लेकिन उससे पहले जा रहे हैं एक ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा।